Now we talk about silvered lens. Earlier, we also took case of silvered slab. तो उसमें क्या हुआ था कि कोई एक स्लैब थी और उसके एक फेस को हमने सिल्वर कर दिया था। तो ऑब्जेक्ट की इमेज उस सिल्वर्ड स्लैब में देखने पर किधर मिलेगी, इसके लिए हमने लाइट का रिफ्रैक्शन फ्रंट फेस से करा के रियर फेस पे रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर की तरह सोच के करा था और फिर वापस लाइट को फ्रंट फेस से इमर्ज होता हुआ माना था। तो क्या हुआ था उसमें, फाइनली जब रेज इमर्ज होती थी तो 3 इवेंट्स हमने एनालाइज किए थे। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का है कि लेंस है और लेंस के एक फेस को हमने इमेजिन करा के सिल्वर कर दिया है सो दैट इट बिकम्स रिफ्लेक्टिंग। तो लाइट जो एक फेस से घुस कर दूसरे फेस से निकलती है नॉर्मली, इस केस में क्या होगा कि सिल्वर दिस फेस, तो ऑब्जेक्ट से लाइट जो इस लेंस पे इंसिडेंट होगी वो इस फेस से रिफ्रैक्ट होके यहाँ रिफ्लेक्ट होगी और फिर वापस यहाँ से बाहर आएगी। तो या तो हम इसकी इमेज को लोकेट करने के लिए 3 इवेंट्स एनालाइज कर सकते हैं। ये स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का इवेंट होगा, इधर एयर है इधर वाटर ग्लास है, फिर एक मिरर का फॉर्मूला लगाएं सेकंड इवेंट, फिर वापस जो मिरर से इमेज बनेगी उसे थर्ड इवेंट के लिए रेज जब वापस जाएगी ग्लास से एयर में तो अगेन स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन करें। तो एक तो वो तरीका है जो एक लंबा तरीका है। एक इसका शॉर्टकट है कि भाई रेज क्योंकि जाके वापस आ रही है तो ये एक मिरर की तरह काम कर सकता है। हम उसकी फोकल लेंथ निकाल लें जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाएगा, वो मिरर के फॉर्मूले से फिर हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे। तो जैसे लेंस कांटेक्ट में होते थे तो इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकाला था, वैसे ही लेंस यदि सिल्वर होता है तो एक कॉम्बिनेशन जो है 3 इवेंट्स का एक सिंगल स्फेरिकल मिरर के इवेंट से रूप में रिप्लेस किया जा सकता है। तो उससे यदि इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ हम निकाल पाएँ तो फिर ये पूरी एक्सरसाइज जो है उस इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ से फिर यूज़ करके हम मिरर फार्मूला लगा के इमेज कहाँ बनेगी वो निकाल सकते हैं। तो अब डायरेक्ट इसका फार्मूला डिराइव करते हैं और उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस मिरर को इमेजिन करेंगे स्मॉल गैप इंट्रोड्यूस करके कि इसकी फोकल लेंथ FM है और लेंस की फोकल लेंथ FL है। यहाँ पर हम कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि दोनों में से कौन सी पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉन्वेक्स बनाया है और इसको कॉन्केव बनाया है, बट आई एम नॉट मेकिंग एनी असम्पशन ऑन देयर साइंस। तो ये किसी भी केस के लिए हमारी अप्रोच काम कर जाएगी। तो हम पहला इवेंट लेंस का करते हैं, सेकेंड इवेंट जो है मिरर का करेंगे और थर्ड इवेंट जो है अगेन लेंस का करेंगे। पहला लेंस के इवेंट में क्या होगा, 1/V1 ये V1 है इमेज फाउंड बाय दिस लेंस आफ्टर फर्स्ट इवेंट। उसमें पॉजिटिव जो है इधर ले रखा है मैंने क्योंकि लाइट इधर से आ रही है। मिरर के लिए भी जो है कन्वेंशन सेम है, पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में है। तो V1 जो है विदाउट एनी शिफ्ट क्या हो जाएगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो लेंस की इमेज थी। मैंने V2 बोल दिया मिरर के द्वारा फॉर्म्ड इमेज को। ये मिरर फॉर्मूला हो गया 1/V + 1/U इक्वल टू 1/F। सो दिस इज मिरर फॉर्मूला। अब यहाँ पर इसके जो फॉर्म्ड इमेज है जिसके लिए पॉजिटिव इधर है कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो क्या बनेगा, रिवर्स होती हुई लाइट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब क्योंकि लाइट रिवर्स हो रही है इसलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम जो ये था वो इसके लिए इधर हो जाएगा। तो हमें जो V2 लेना पड़ेगा, इस मिरर में फाउंड इमेज है उसका कोऑर्डिनेट इस सिस्टम के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह लेंगे तो -V2। और क्योंकि फाइनल इमेज जो है
इस सिस्टम के अंदर है V, तो वो V भी इस सिस्टम में क्या बन जाएगी, इसकी फाइनल इमेज के तौर पे यदि हमें लेना है तो, क्योंकि इसको और इसको इमेज एक ही जगह बनाना है, तो इसकी थर्ड इमेज का कोऑर्डिनेट सिस्टम है इधर ऐसे पॉजिटिव इधर, और इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है पॉजिटिव इधर। तो इमेज जो इसके अंदर थी वो इस सिस्टम के अंदर क्या मानी जाएगी, -V मानी जाएगी। ओके, सो 1/-V -1 इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट बनेगी तो -V2। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, बट आप इसको थोड़ा सोचेंगे तो मेरे आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आ जाएगा। यू कैन गिव अ थॉट। अब जो है इस इक्वेशन में से हम यदि सेकंड में से फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करें तो V1 V2 दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड थर्ड फ्रॉम 2, तो हमें क्या मिलेगा, 1/V + 1/U = 1/FM -2/, दोनों को कंपेयर करें तो क्या मिलेगा हमें, 1/F इक्वलेंट मिरर = 1/FM -2/FS। काफ़ी यूजफुल रिलेशन है ये। आप इसके डेरिवेशन को अच्छी तरह समझ के इसको याद कर लीजिए। डायरेक्ट हम कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं इसका आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑन सिल्वर्ड लेंस। एक इक्वी बाई कॉन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और म्यू 3/2 है, इसका एक फेस सिल्वर्ड है। हम निकालना चाहते हैं इसके इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ। तो फाइंड F इक्विवेलेंट मिरर। तो उसके लिए क्या करना होगा, इमेजिन करना पड़ेगा एक एयर गैप, और इस सिल्वर्ड फेस को एक मिरर के तौर पे सोचना पड़ेगा, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इस फेस के बराबर इसका अज्यूम कर लेंगे, 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। तो लेंस मेकर फॉर्मूले से FL निकालना पड़ेगा। मिरर के F = R/2 से मिरर की फोकल लेंथ आ जाएगी। तो 1/FL क्या हुआ, ट्वेल्व सेंटीमीटर। और FM जो है कैसे लिखा जाता है, R/2। यहाँ पर FM कितना होगा, -6 सेंटीमीटर, बिकॉज मिरर कॉन्केव है। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब इसको हमें क्या करना चाहिए, हमारा फॉर्मूला जो है उसमें डाल देना चाहिए साइन के साथ। तो 1/-6 2/12 कितना बन जाएगा F इक्विवेलेंट मिरर, -3 सेंटीमीटर।
अब जो है इसको चेक करते हैं अपन एक दूसरे मेथड अप्लाई करके। ये इक्विवेलेंट मिरर ये बता रहा है कि 6 सेंटीमीटर जो है सामने इसके 2f पर यदि ऑब्जेक्ट रखा हो 6 सेंटीमीटर दूरी पर, तो क्या होगा, उसकी इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बननी चाहिए। तो ये यदि हम प्रूव कर दें कि 6 सेंटीमीटर सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज इस सिस्टम के द्वारा फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बनेगी, तो हमारा ये जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो उसको हम दूसरी तरह से अप्रोच करते हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस should object be placed so that the image formed by this system, final image which is formed by this system, is on the object itself. वो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 6 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो हम उसको अप्रोच करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो है वो ये कहती है कि यदि जो है लाइट की रे जो है ऑन इट्स पाथ यदि नॉर्मल इंसिडेंट हो जाती है सरफेस पे, तो वो अपना पाथ ड्यूरिंग रिटर्न नॉर्मल इंसिडेंस पे क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे वापस लौट जाएगी। तो ड्यूरिंग रिटर्न इट विल रिट्रेस इट्स अर्लियर पाथ। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। इफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर any number of refraction happens to be incident perpendicularly on any reflecting surface, then while it reverses it will retrace its earlier path when it returns. तो यदि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पर ही फाइनल इमेज को बनना है, तो क्या होना चाहिए, या तो हम एक रिफ्रैक्शन कंसिडर करके इस पर नॉर्मल इंसिडेंट करवा दें, या लेंस का फॉर्मूला लगा के इस पर नॉर्मल इंसिडेंस करवा दें। तो इस पर नॉर्मल इंसिडेंस हो गया तो क्या हो जाएगा, लाइट की रेज जहाँ से आई वापस वहीं पहुँच जाएगी। तो इस पर नॉर्मल इंसिडेंस कब होगा, जब ये लेंस कहाँ बनाएगा इमेज, इसके सेंटर कर्वेचर। मतलब लेंस का वी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसका सेंटर कर्वेचर, इसका सेंटर कर्वेचर मतलब लेंस का भी होना चाहिए -12। तो हमें लेंस का फोकल लेंथ पता है 12 सेंटीमीटर और इसकी इमेज भी हमें पता है -12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हम लेंस का फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। 1/x इक्वल टू तो 6 सेंटीमीटर आप देख रहे हो वही आया जो कि हमारे इक्विवेलेंट मिरर का क्या था, 2f था। और 2f पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब होता है तो ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर कर्वेचर पे होने पर सेम प्लेस पे बन जाती है। तो दिस इज अनदर मेथड in which we have used principle of reversibility। तो इस चीज को एक दोबारा मैं समझा देता हूं। क्या करा हमने, ऑब्जेक्ट की पोजीशन x निकालने के लिए हमने इस लेंस की इमेज को मिरर के नॉर्मल इंसिडेंस होने पर क्या माना, सेंटर कर्वेचर पे माना। और इसका सेंटर कर्वेचर किधर होगा, इसके 12 सेंटीमीटर सामने। तो लेंस की इमेज कहाँ मानी, -12। तो ये 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, जैसे लेंस फॉर्मूला। तो इसमें हमने v लिया -12 और u लिया -x और इक्वल टू 1/fl। तो इससे जो दूरी आई वो ऑब्जेक्ट की दूरी आ गई, जिस पोजीशन के लिए क्या होगा, ये लेंस से निकलने वाली रेज इस मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हो जाएगी, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो जाएगी।
क्योंकि वो इसके सेंटर कर्वेचर की तरफ जा रही है, से आ रही है. ओके, सो दिस इज also an alternate method, you can say, which does not make use of this formula for equivalent focal length of the mirror. Okay, so यदि आपको किसी सिल्वर्ड लेंस में ये दिया हुआ हो कि दो लेंस हैं और फिर सिल्वर्ड सरफेस है, तो आप क्या कर सकते हो, स्लाइटली सेपरेट करके इसको एक लेंस FL1, इसको दूसरा लेंस FL2 और इसको मिरर प्लेन है तो R क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट हो जाएगी. तो इस तरह की सिचुएशन में जिसमें कि ये कॉन्केव लेंस है और ऊपर आपने कुछ लिक्विड भर दिया है और इसमें आपको ऑब्जेक्ट की दूरी निकालनी है सो दैट द फाइनल इमेज फॉर्म्स ऑन इटसेल्फ. तो इसमें ऑब्जेक्ट की दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीका तो है कि भैया आप या तो इन दोनों का FL इक्वलेंट निकाल लो और यहाँ पर -2/FL की जगह FL इक्वलेंट डाल दो. तो या तो ऐसा करो और या फिर क्या कर सकते हो आप, इस फॉर्मूले के बजाय इस F इक्वलेंट जो आपका आया है उसकी फोकल लेंथ ही क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की दूरी हो जाएगी. क्यों हो जाएगी, क्योंकि फोकस से आने वाली रेज क्या होती है, पैरेलल हो जाती है. तो पैरेलल हो जाएगी तो मेरे पे नॉर्मली इंसिडेंट हो जाएगी और नॉर्मली इंसिडेंट हो जाएगी तो रिट्रेस करके वापस ऑब्जेक्ट पे आ जाएगी. तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेम प्रॉब्लम ऑफ सिल्वर्ड लेंस, जिसमें कि आपसे क्या पूछा था कि ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो सो दैट द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द सिस्टम इज ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. ओके, सो वी टेक वन मोर एग्जांपल व्हेन लेंस इज कट. इसमें क्या करते हैं हम, एक लेंस है और इमेजिन करें कि उसको बीच में से स्प्लिट करके दोनों पीसेस को सेपरेट कर दिया लाइक दिस. तो यहाँ से कट करके और ऊपर वाले हिस्से को अपवर्ड शिफ्ट करा, नीचे वाले हिस्से को डाउनवर्ड शिफ्ट करा. और ये पूछा गया हमसे कि ऑब्जेक्ट की दोनों हिस्सों के द्वारा जो इमेजेस बनेगी उनके बीच की दूरी क्या होगी. टू फाइंड सेपरेशन बिटवीन images formed by two pieces. इन दोनों पीसेस के द्वारा जो फॉर्म्ड इमेज के बीच की दूरी क्या होगी. तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये समझना चाहिए कि जो पोल होता है वो दोनों सरफेसेस के सेंटर कर्वेचर्स को मिलाने वाली लाइन, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, उसका लेंस के प्लेन से इंटरसेक्शन पे होता है. तो क्या होगा, इसमें बीच में से कट करा और शिफ्ट कर दिया हमने अपवर्ड, तो ऊपर वाले हिस्से का पोल इसे मानेंगे और नीचे वाले हिस्से का पोल इसे मानेंगे. तो हम ये माने कि लेंस को ऊपर करने से उसके प्रिंसिपल एक्सिस भी ऊपर हो गई है, या यह माने कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट एक्सिस से अवे डाउनवर्ड्स हो गया है और इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट एक्सिस से अपवर्ड्स हो गया. इसमें यह समझने वाली बात है कि क्योंकि दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर्स म्यूएल म्यूएस किसी में कोई चेंज नहीं है, इसलिए इस तरह से काटने पे दोनों पीसेस की फोकल लेंथ नहीं बदलेगी. यदि हम काटते लेंस को इस तरह से तो फोकल लेंथ बदल जाती. सपोज ऐसे दो पीसेस में स्प्लिट कर देते हैं
तो जो है फोकल लेंथ दोनों पीसेस की बदल जाती है। बट इस केस में इस तरह से स्प्लिट करा है, इसलिए आप लेंस मेकर फॉर्मूले से सोचो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदले, म्यूएल म्यूएस नहीं बदला है, इसलिए दोनों पीसेस की फोकल लेंथ सेम रहेगी। अब क्या होगा, ऊपर वाले हिस्से को हम 1 बोल देते हैं, नीचे वाले हिस्से को 2 बोल दें। तो 1 के द्वारा फॉर्म्ड इमेज के लिए हम ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड्स मानेंगे और ये डिस्टेंस जो है इसकी फोकल लेंथ से कम है या ज़्यादा है उस पर डिपेंड करेगी कि इमेज जो है रियल बनती है या वर्चुअल बनती है। तो u यदि f से लेस होता है तो इमेज वर्चुअल बनती है, पहले हमने बात करी थी, और u यदि f से ज़्यादा होता है तो इमेज रियल बनती है इस साइड में। और रियल बनती है तो जिस बाजू ऑब्जेक्ट है एक्सिस के दूसरे बाजू इमेज बनेगी, ओके, यदि इमेज रियल है तो। और इमेज वर्चुअल है तो एक्सिस के जिस बाजू ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी साइड बनेगी, क्योंकि इमेज डायरेक्ट होती है। रियल इमेज कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा बनती है, इन्वर्टेड होती है, एक्सिस के दूसरी बाजू बनेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हम जो है एक डेटा लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। सपोज ये डिस्टेंस जो है 1 मिलीमीटर है, फोकल लेंथ लेंस की हम 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है लेट्स से 18 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें मैग्नीफिकेशन निकालना होगा, क्योंकि ये f से ज़्यादा है तो इमेज रियल बनेगी। तो पहले मैग्नीफिकेशन निकालते हैं हम f अपॉन f प्लस u से। f है 12, तो m-2 आ गया। m-2 का मतलब ये है कि y कोऑर्डिनेट जो है ऑब्जेक्ट का उसका m टाइम्स होगा इमेज का y कोऑर्डिनेट। तो एक्सिस से अपन 1 मिलीमीटर नीचे यदि ऑब्जेक्ट है तो मैग्नीफिकेशन -2 होने का मतलब इसका ट्वाइस, ओके। सो 2 मिलीमीटर ऊपर बनेगी, यहाँ से 2 मिलीमीटर ऊपर। वन के द्वारा फॉर्म्ड इमेज I1 हम बोल देंगे। यही जो चीज़ है लोअर लेंस के लिए भी लगा है, उसके लिए एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है 1 मिलीमीटर, m सेम आएगा। तो इस एक्सिस से 2 मिलीमीटर नीचे 2 के द्वारा फॉर्म्ड इमेज बनेगी। अब यदि हमें I1 I2 के बीच की दूरी निकालनी है तो आप देख रहे हो कि इससे 2 मिलीमीटर ऊपर और इससे 2 मिलीमीटर नीचे, तो इनके बीच की दूरी में ये 2 मिलीमीटर हमें और ऐड करना पड़ेगा। तो I1 I2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसका आंसर 6 मिलीमीटर, ओके। सो देखा आपने किस तरह से हमने लेंस की ऊपर होने पर उसको इमेजिन कर लिया एक्सिस भी ऊपर हो गई, नीचे करने पे हमने इमेजिन कर लिया एक्सिस भी उसकी नीचे हो गई। एक वेरिएशन इसमें और आता है कि सपोज हमें यह दिया जाता कि बीच में से काटने कर दोनों हिस्से को दूर करने के बजाय बीच में से काट कर 1-1 मिलीमीटर जो है सपोज रिमूव कर दिया, उसको घिस कर फाइल करके 1 मिलीमीटर पोर्शन जो है बीच में से काटा और फिर घिस के हटा दिया। और फिर उसके बाद ये जो पीसेस थे 1 और 2, इन पीसेस को जोड़ दिया, इसको और इसको इतना पोर्शन बीच का हटाने के बाद चिपका दिया। यदि इस तरह से बीच के पोर्शन को रिमूव करके सपोज ये 1 मिलीमीटर अगेन और ये भी 1 मिलीमीटर अगेन
2 मिलीमीटर पोर्शन बीच का हटा दिया है और फिर दोनों पीसेस को चिपका दिया। उस केस में डेटा यही लेते हुए हमसे पूछा जाता कि ऑब्जेक्ट की जो 2 इमेजेस बनेगी इन टुकड़ों के द्वारा, उनके बीच की दूरी कितनी होगी। सपोज ये सवाल होता, तो उसको हम कैसे करते? यहाँ समझने की जरूरत है कि जैसे इस हिस्से को ऊपर करके हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता हुआ मान लिया, वैसे ही इतने हिस्से का पोल 1 मिलीमीटर इसके नीचे है और इतने हिस्से का पोल इससे 1 मिलीमीटर ऊपर है। तो हम यहाँ पर इसको प्रिंसिपल एक्सिस नहीं मान के बजाय क्या मानना पड़ेगा, इस हिस्से की प्रिंसिपल एक्सिस मिडिल वाली लाइन से 1 मिलीमीटर नीचे है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ 1। और ऐसे ही जो 2 वाला हिस्सा है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, 1 मिलीमीटर इसके ऊपर है। ऐसा सोचना पड़ेगा। तो ये जो है लाइन जो इमेजिनरी है, ये 2 की प्रिंसिपल एक्सिस है, 1 मिलीमीटर ऊपर। अब क्या करेंगे हम, इसी डेटा को लें 18 सेंटीमीटर को, तो इस 1 की एक्सिस से ये ऊपर है, तो इस 1 की एक्सिस से 2 मिलीमीटर नीचे, 1 की एक्सिस यहाँ है और ये उससे 1 मिलीमीटर ऊपर है, तो यहाँ से 2 मिलीमीटर नीचे क्या हो जाएगा, I1 बनेगा। ओके, इसके 1 मिलीमीटर ऊपर ऑब्जेक्ट है, और ऐसे ही हम 2 की बात करेंगे, 2 के 1 मिलीमीटर नीचे ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो 2 के 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ऊपर तो पहले से क्या अंतर आ रहा है, अब आप देखो यहाँ पे, पहले से अंतर यह आ रहा है कि ये जो एक्सिस थी इसके 1 मिलीमीटर ऊपर ऑब्जेक्ट मानकर मैंने 2 मिलीमीटर नीचे इमेज मानी, तो I1 जो है, जो पहले ऊपर बन रही थी वो अब नीचे बन रही है, और I2 जो पहले नीचे बन रही थी वो अब ऊपर बन रही है। दैट इज द डिफरेंस। एंड वेव ऑप्टिक्स में आगे हम उसकी बात करेंगे कि किस तरह से इस I1 I2 के उल्टा हो जाने का असर किस तरह पड़ता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, इसके ऊपर और आगे प्रॉब्लम्स आती है कि जिसमें I1 I2 के बीच की दूरी के अलावा भी हमें आगे और करने को दिया जाता है कि लाइट से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा फ्रिंजेस के रूप में, पैटर्न के रूप में। दैट विल डिस्कस इन वेव ऑप्टिक्स। तो समझने की बात यह है कि बीच में से पोर्शन को हटा दिया यदि हमने, तो क्या होगा, ऊपर वाले हिस्से की एक्सिस जो है इसको हम बोल सकते हैं इमेजिनरी एक्सिस। उसमें तो क्या था, इसको ऊपर करा तो इसकी एक्सिस ऊपर हो गई थी, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट यही है और इसके एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो इसकी एक्सिस के नीचे इमेज बनेगी। और दूसरा 2 के एक्सिस ये थी, इसके एक्सिस के नीचे ऑब्जेक्ट है, तो इसके एक्सिस के ऊपर इमेज बनेगी। तो आप देख रहे हो डिफरेंस आ रहा है किसके अंदर, I1 I2 की पोजीशन इंटरचेंज हो गई है। ओके।